हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 2 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किस नंबर का सरस्वती सम्मान है? तो 33वें नंबर का सरस्वती सम्मान है। अगर हम बात करते हैं 32वां सरस्वती सम्मान किससे प्रदान किया गया था? तो शिव शंकरी को। शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 33वां किसे? तो प्रभा वर्मा को चुना गया है। वर्ष 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और पहला सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान मिला था। इसको भी ध्यान रखिएगा। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, PM मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहां पे? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। कहां पे? तो कोलकाता में। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। यह अंडर वाटर मेट्रो सुरंग शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस चरण की शुरुआत के साथ हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा बन गया है? तो हावड़ा बन गया है, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, पहले CDS कौन थे हमारे देश के? तो दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी पहले CDS थे। और इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है? तो देहरादून में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पे? तो देहरादून में। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला था। बिपिन रावत की मौत 8 दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी। अच्छा, बात करें हैं वर्तमान में सीडीएस कौन है हमारे देश के? तो वर्तमान में सीडीएस अनिल चौहान है। ठीक है, अनिल चौहान जी वर्तमान में हमारे देश के क्या है? सीडीएस हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयुक्त ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली को CBRI द्वारा डिजाइन किया गया था और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरभ गर्ग को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार ने IAS अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गर्ग 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में इस दिन की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इस दिन की मंजूरी दी थी। इस बार 2024 की थीम क्या है? थीम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। विविधता की खोज और अनुभव 2024 की थीम है। ठीक है, थीम से प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। अगला है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने घोषणा की है कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में 20 वर्षों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। ठीक है, 15 मई को जो है ये पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस वोंग देश के अगले PM होंगे। तो अगले PM कौन होंगे? तो सिंगापुर के तो लॉरेंस वोंग होंगे। ठीक है, 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वें स्थान पर भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक जारी किया है। नए शोध के मुताबिक साइबर अपराध में भारत 10वें स्थान पर है। इसके तहत दुनिया के 100 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। शीर्ष पे कौन है? तो रूस जो है आपका शीर्ष पे है। उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जो है इसमें 7वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बायजूस इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? बायजूस इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अर्जुन मोहन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपके अर्जुन मोहन जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायजूस इंडिया के CEO अर्जुन मोहन ने
एडटेक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजूज इंडिया का नेतृत्व अब बायजूज रविंद्रन करेंगे। एडटेक कंपनी के बढ़ते संघर्ष के बीच अर्जुन मोहन ने महज 7 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में करीब जो है 15,000 कर्मचारी जो है बायजूज को छोड़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में जो है इसका नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक एक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित एक समारोह के दौरान यह घोषणा की। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चलने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो आपका अवंतिका वंदनपू को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता मीन गर्ल स्टार अवंतिका वंदनपू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 19 वर्षीय अवंतिका को यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में उनके प्रभाव के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कलात्मक कार्यों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की एक बैठक के दौरान की गई थी। ठीक है, ये 2012 से मनाया जा रहा है। 2024 की थीम क्या है? तो एक अभिव्यक्ति का बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण 2024 की थीम है। अगला है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे आप लोग काबिल के नाम से जानते हैं, ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौते किए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CSIR-IMMT के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CSIR-IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। काबिल भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वाधान में 3 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नाल्को, HCL और MECL का एक संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों का पहला स्टील कटिंग समारोह कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था आपका विशाखापत्तनम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा सचिव गिरधर रामाने ने हाल ही में विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने यार्ड की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए स्लिपवे और प्रमुख बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखी। अगला है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो किर्गिस्तान में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किर्गिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जा रही है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में रजत जीता है, जबकि अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में जो है दूसरा आपका पदक इन्होंने जीता है। उदित ने आपका 57 में रजत जीता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए, यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य की बात कर रहा है, ना कि अध्यक्ष की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज पांडा को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अब तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग का गठन आपका 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके NK सिन्हा। ठीक है, NK सिंह क्या है? आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका साइमन हैरिस बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइमन हैरिस। आयरिश संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, सबसे युवा है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, किस मिशन के लिए इसरो को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर से सम्मानित किया गया? पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चंद्रयान 3 को यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंद्रयान 3 जो है आपका चंद्रमा की धरती पर कब उतरा था। ये पूछा गया प्रश्न है और मैंने कई बार बताया है इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतरिक्ष विद्वान जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम नासा द्वारा जॉन एल के सम्मान में रखा गया है। इसका नाम जैक स्विगर्ट किसके नाम पर रखा गया है? जैक स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया ने अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? एयर इंडिया ने अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी, जयराज षणमुगम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया ने हाल ही में जयराम षणमुगम को अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का नया प्रमुख नियुक्त किया है। षणमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका शुरू करेंगे और मुख्य परिचालन अधिकारी क्लॉस गोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसे एयरलाइंस के साथ भी काम किया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000 US डॉलर। देखते हैं इसके बारे में। विश्व एथलेटिक्स जो आपका विश्व एथलेटिक है, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा। यानी पेरिस ओलंपिक में कितना स्वर्ण विजेता को कितना मिलेगा? तो 50,000 अमेरिकी डॉलर। यह पहली बार है कि विश्व एथलेटिक्स ने किसी ओलंपिक खेल आयोजन के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहली बार है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉस एंजल्स 2028 में सभी 3 पदक विजेताओं तक यह बढ़ाया जाएगा। बाकी भी आपका जैसे ब्रॉन्ज और रजत के लिए भी यह
बढ़ाया जाएगा। लॉस एंजल्स, ध्यान रखिएगा, ये आपका अगला जो होगा कहाँ पे होगा, 2028 वाला ओलंपिक, तो आपका लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 अप्रैल को यह दिन जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? तो होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, एक इस बार की क्या है थीम है। अगला है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किससे किससे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। SJVN लिमिटेड ने निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2 पुरस्कार इसने जीते हैं। अगला है, रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो कितने अरब यूरो की धनराशि देने की तैयारी कर रहा है? इंपॉर्टेंट है ये। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नाटो कितने अरब यूरो की धनराशि देने की तैयारी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 बिलियन यूरो। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 बिलियन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव कर रहा है और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड बना रहा है। यह प्रस्ताव महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रखा है। ध्यान रखिए, नाटो के महासचिव कौन है? तो स्टोल्टेनबर्ग है। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में सबसे आगे हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? 32 सदस्य हैं। ठीक है, 32वां मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 31वां कौन बना था? तो फिनलैंड 31वां बना था। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका राकेश मोहन को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राकेश मोहन को। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंकज आडवाणी। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा जारी रखते हुए खिताब जीता है। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया। बस आप लोग ध्यान रखिए किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है, हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। यह दिन पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। पहली बार कब? 5 अप्रैल 1964 को। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? तो आपका नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट इस बार की क्या है थीम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का कहाँ से शुरू किया गया था ये? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया। भारत की पहली
CAR टी सेल, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। टी सेल थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया गया है। ये ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा था टी सेल थेरेपी किसके लिए है, प्रश्न आया था आपकी बार जो है TRE 3 में पूछा गया था करंट अफेयर में, तो ये कैंसर के लिए था। ठीक है, इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम का किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO ने उड़ीसा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अगर हम बात करें जो आप अग्नि प्राइम है, तो ये सतह से सतह मार करने वाली दो चरणों वाली क्या है, मिसाइल है, इंपॉर्टेंट है। DRDO की बात करते हैं तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है गया है? टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंघल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है। ठीक है, जो आपका 31 मार्च 2024 को रिटायर हो गए थे। अगला प्रश्न है, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कठिया गेहूं को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज कठिया गेहूं को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला GI टैग किससे दिया गया था। मैं बताया हूं तो ध्यान रखिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हो जाएगा आपका संजय नायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा, अजय सिंह का ये स्थान लेंगे। ठीक है, एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार क्या है, संघ है। अगला है, मियामी ओपन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एक युगल, ध्यान रखिएगा, पूछ रहा पुरुष युगल किताब किस जोड़ी ने जीता है? तो आपका ऑप्शन ए मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना ने जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, युगल। ठीक है, ऑप्शन ए। शीर्ष भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिए किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैट एबडेन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। बोपन्ना ने सबसे उम्र दराज ATP मास्टर 1000 चैंपियनशिप बनने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ध्यान रखिए, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं ये। इस साल की शुरुआत में बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी जूडिथ सुमिनवा तुलुका को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी देश कांगो ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कांगो की बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? तो किंशासा इसकी राजधानी है। अगला है, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विकेट कीपर की बात कर रहा है, तो 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, 7000 रन बनाने वाले जो है 8वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 8वें खिलाड़ी बने हैं आपके सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव जो है T20 में
7,000 रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी बने हैं। और विकेट कीपर की बात करें तो MS धोनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम पर है, जिन्होंने अब तक जो है 8,578 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न है, PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शेफाली बी शरण ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PIB यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में शेफाली बी शरण ने पदभार ग्रहण किया है। शरण भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच की अधिकारी, बस इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत है यही। और ये आपका PIB है, तो PIB सरकारी नीतियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन सी जॉयश्री दास वर्मा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉयश्री दास वर्मा ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वहीं इजराइल ने उन्हें उत्तर पूर्व भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत भी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किससे नामित किया है? ठीक है, किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभय ठाकुर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, CCI द्वारा अनुमोदित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने कर लिया है? अधिग्रहण तो आपका किया है अदानी पावर लिमिटेड ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अडानी पावर लिमिटेड की बात करें तो ये आपका अदानी समूह की एक कंपनी है और लैंको अमरकंटक थर्मल पावर उत्पादन से जुड़ी कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक संस्था है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हरिवंश नारायण सिंह की तो ये आपका क्या है? राज्यसभा के उपसभापति हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भाग लिया। ठीक है, और ये जो आपका अंतर संसदीय संघ है ये राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। अगला है, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो विनय ने यह पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें किसने जीता है? तो विनय ने जीता है। और विनय ने 59 किलोग्राम यूथ वर्ग में 120 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक यह जीता है। बात करते हैं विनय की, तो आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, और इसी जो है स्पर्धा में मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने रजत जीता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है विनय का नाम। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी आपका NIA का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो आपका सदानंद वसंत तिथि को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए
कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपका सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? तो आपका चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान दे सकते हैं, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा सक्षम ऐप को। अगला है इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाहिद दिवेचा ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रशिक्षण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया, इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रशिक्षण यान के लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पुष्पक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्पक नाम है इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कर्नाटक के चल्लाकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह आपका तीसरा मिशन था। ध्यान रखिएगा। और हम इसरो की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार बताया है, तो ये पूछा भी गया प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और बात करें 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। नेक्स्ट, दुनिया में लोगों को ताजे पानी के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को कौन सा दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। ध्यान रखिएगा, आपका जी 1992 में हुआ था। इसे जो रियो डी जेनेरियो में से क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? चौथा संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगर हम बात करें एससीओ की, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, और भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ था। अगर हम बात करें एससीओ की यानी संघाई सहयोग संगठन की, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बीजिंग इसका मुख्यालय। ध्यान रखिएगा, नाम संघाई है लेकिन जो है आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।